हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो नंबर थ्योरी है हमारा टॉपिक, नंबर थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये इसमें जो एक्सियम है पियानोस एक्सियम। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे कि ये जो पियानो एक्सियम्स है ये क्या कहता है। ठीक है, तो पहली चीज ये बताता है कि जैसे मैं P1 लिख दूं, ये बोलता है कि वन बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ट्रू है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, 1 2 3, ये वन से ही तो स्टार्ट हो रहे हैं नेचुरल नंबर्स। तो ठीक कह रहा है भाई कि वन बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, और इसका जो सेकंड है पॉइंट, वो कहता है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए कोई एलिमेंट है इसका, इस सेट का नेचुरल नंबर। ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक a dash belongs to the same set natural number called successor of a। ऑल राइट, तो ये ठीक कह रहा है कि कोई भी ए उठा लो, ए को चाहे आप ए को अगर टू मानोगे तो इसका सक्सेसर क्या आ गया, 3 4 5 6। ठीक है, ये आगे लिख रहा हूँ। तो ए को अगर आप टू मान रहे हो तो इसका सक्सेसर तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, 3। ठीक है, अगर ए को आप 3 मान रहे हो तो 3 का सक्सेसर 4 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यही कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए यूनिक। एक ही होगा ना, जैसे अगर ए को मैंने 3 लिया, ठीक है, ए इज इक्वल टू 3 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। तो इसका सक्सेसर क्या हुआ, ए डैश क्या हो गया फिर, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ये भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है। ऑल राइट, तो यही चीज कह रहा है कि सेकंड जो एक्सिम है, ठीक है, पियानो एक्सिम का जो सेकंड स्टेट पॉइंट है, वो कह रहा है फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सक्सेसर ए डैश बिलोंग्स टू एम। ठीक है, तो सक्सेसर हुआ किसका, ए एलिमेंट का। ठीक है, अब P3 के बारे में बात करते हैं। तो P3 कहता है कि ए डैश इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर ईच ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सपोज करो नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ए डैश किसके इक्वल है, A + 1। ठीक है, मतलब सक्सेसर वही होगा ना, ये ए डैश जो टर्म है ये ए के सक्सेसर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं सपोज करूँ कि ए में 1 ले लेता हूँ, तो 1 का सक्सेसर क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो देखो ए डैश 1 के बराबर नहीं आ रहा है यहाँ पे। इट ओके, तो ये वही चीज कह रहा है कि ए डैश इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर ईच। कोई भी ए उठा के ले लो, आप 2 लो 3 लो, जब ए डैश निकालोगे ना, ए है ना ये, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ए डैश क्या होगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर 3 लोगे ए, तो ए डैश क्या होगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये इसमें फंडा है। हाँ, यही चीज कह रहा है ये, बस इंग्लिश में लिख देते हैं ये थोड़ा याद जाके। अच्छा, पॉइंट 4 कहता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स इफ ए डैश इज इक्वल टू बी डैश, इम्प्लाई करेगा कि ए और बी भी इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब ए डैश और बी डैश अगर इक्वल है, अगर सक्सेसर इक्वल है तो जो नंबर है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब P5 क्या कह रहा है कि, तो इस पे आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ मैं कि ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए डैश और बी डैश इक्वल है, सक्सेसर इक्वल है। अब मैं ए और बी वही ले सकता हूँ ना, कि जैसे मैं ए ले लूँ 3, बी को ले लूँ 3। अब
इनके सक्सेसर बराबर होंगे। अब ए डैश क्या होगा, 4 इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं सक्सेसर्स। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इस तरह से इम्प्लाई करेगा कि ए और बी भी इक्वल होने चाहिए, तब ये इक्वल होंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। P5, P5 क्या कहता है कि if S is a set of natural number B such that वन बिलोंग करे सेट में, और सेकंड बोलता है कि सक्सेसर, हर एक नंबर का सक्सेसर है जो ए डैश, ए डैश क्या बताया था मैंने आपको, ए डैश का मतलब है ये जो लोग है ना उसमें एक ऐड कर दो। ठीक, ए डैश बिलोंग्स टू एस, देन एस इज इक्वल टू एन, एस और एन इक्वल होंगे अगर ये चीजें ट्रू है। वन बिलोंग करे एस सेट में, वन बिलोंग करेगा, तो चलो वन ले लेते हैं, सपोज करो सेट बना रहे हैं, पहली कंडीशन बोल ली अगर ये ट्रू है, वन बिलोंग टू सेट, वन मैंने ले लिया, और ए डैश बिलोंग्स, ए डैश बिलोंग टू सेट। ठीक है, तो ए डैश बिलोंग करेगा टू पे। ठीक है, टू है तो फिर थ्री, ए प्लस वन, ठीक है नहीं, तो ए डैश बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बिलोंग टू एस भी लिख दो साथ में। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम लिखते हैं जैसे ए डैश मैंने बताया था कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस वन, वैसे ही हम लिखते हैं वन का सक्सेसर क्या हो गया, टू, टू का सक्सेसर थ्री, थ्री का सक्सेसर फोर, फोर का सक्सेसर फाइव, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो डिस्कस करते हैं। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहता है हमें कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है जी, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब नेचुरल नंबर क्या हुआ, वन टू थ्री फोर सो ऑन अप टू। ठीक है, बोल रहा है इसका कोई सबसेट लूंगा अगर मैं, जैसे मैंने मान टू थ्री टेन ले लिया, ठीक है, नेचुरल नंबर में होगा, तो उसमें क्या है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या है हमारा, ये क्या आ गया स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और कोई मैं सेट लूँ जैसे वन, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है नहीं, ये भी तो सबसेट है नहीं नेचुरल नंबर का। ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करके, और कोई हम अगर ले लें इसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे टू, थ्री, 16, 84, ये क्या है नेचुरल नंबर का सबसेट, तो इसमें जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे पास मिल गया, वो जो है टू। ठीक है, तो बस यही स्टेटमेंट थी इसकी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की। और अब हम जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कई बार, तो उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, वो है डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी इन इंटीजर्स। ऑल राइट, तो अब डिविजिबिलिटी इन इंटीजर्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी इन इंटीजर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन जो क्या कहती है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स। देखो चलने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो इंटीजर्स का सेट होता है उसमें इस तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं, जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री,
प्लस माइनस 4। ठीक है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इंटीजर्स पर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सच दैट a is not equal to 0, we say that a divides b। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, a divides b, और b you can say that b is divisible by a if b can be written as uh, this product, right, a into c. If b can be written in the terms of a into some integer c, there is any some integer होना चाहिए। रेशनल नंबर हो गया तो फिर नहीं बोलेंगे हम कि डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सम इंटीजर सी, जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ कि जैसे आप ए को 2 मान लो और बी को क्या मान लो 5। अब मैं बोलूँ ए डिवाइड्स बी, तो ए डज नॉट डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, ये क्या था हमारा 2, 2 डज नॉट डिवाइड 5 बाय, बिकॉज हम अगर 5 को लिखना चाहें 2 इंटू सम नंबर सी, ठीक है जी, तो यहाँ पे हम सी क्या आता है, अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ पे हमें इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। अगर अब ये तो इक्वल हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज करो लिखूँ 5.2 लिखूँ, तो तभी ये 2 और यहाँ से 2 कट के 5 तभी तो ये इक्वल होगा। ठीक है, अब इस केस में जो ये नहीं वर्कआउट कर रहा, इसलिए सी हमें कोई ऐसा इंटीजर सी नहीं मिल रहा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम बोलेंगे कि डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो अब अगर ए को मैं 2 मान लूँ, बी को 4 मान लूँ, मैं लिखूंगा भाई 2 डिवाइड 4, बिकॉज आई कैन राइट 4 इक्वल्स टू 2 इंटू, अब यहाँ पे सी को क्या लिखूंगा, सी को मैं 2 डालूं तो ये इक्वल हो जाती है इक्वेशन। ऑलराइट, तो यही चीज ये कहना चाहता है कि इफ बी कैन बी रिटन एज ए इंटू सी। अब यहाँ पे जो ए है, ये ए, इसको बी मान लो, तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया बी इज इक्वल टू ए इंटू सम सी वेयर सी इज इंटीजर। ये क्या इंटीजर वैल्यू है ना, ये कहाँ से आई है, इस सेट से। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो है, ये इसमें जो ए डिवाइड बी कर, ए बी को डिवाइड कर। ठीक है, चलो अब थोड़ी और एग्जांपल्स लेके थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ए को क्या ले लूँ 3, बी को क्या ले लूँ 6। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 3 डिवाइड 6, क्यों, मैं बोल सकता हूँ कि 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, क्यों, क्योंकि मैं 6 को 3 इंटू सी सम सी लिख सकता हूँ, सी क्या आएगा यहाँ पे 2। ठीक है ना, 6 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 2, यहाँ पे 2 क्या है, सी का काम कर रहा है जो यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 3 डिवाइड 6। ठीक है, अब मैं बोलूँगा 3 डिवाइड 7, तो डज नॉट डिवाइड 7, क्यों, क्योंकि 7 इज इक्वल टू 3 इंटू सम नंबर सी। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि जो 7 के इक्वल हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को सी ना चाहते हुए भी एक इरेशनल रेशनल नंबर लेना पड़ेगा, तभी ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। अगर सी को मैं यहाँ पे 7/3 लूँ, यहाँ पे अगर मैं 7/3 लूँ, तभी ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाया, बी इज इक्वल टू ए सी या फिर सी सम इंटीजर। ठीक है, नहीं यहाँ पे इंटीजर नहीं है ना सी, तो इसलिए 3 डज नॉट डिवाइड 7। ठीक है, अब और 4 डिवाइड 8। ठीक है, नहीं अगर ए को मैं 4 लूँ और बी को 8 लूँ, तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो
इसी तरह से बस यही है हमारी जो डिविजिबिलिटी कहती है। और इसके जो है, अब हम थोड़ा वो कर लेते हैं, रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है कि इसमें ए बी सी कोई इंटीजर ले लिए। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0। अब ये पहली चीज कह रही है, देन इफ ए बी को डिवाइड करेगा, इंप्लाई करता है कि ए डिवाइड बी एक्स फॉर ईच इंटीजर एक्स। ठीक है, अगर ए बी को डिवाइड करता है, अगर ये चीज ट्रू है तो इम्प्लाई करेगी कि ये चीज भी हमारी ट्रू है। अब देखो कैसे है। अब मान लो ए को आप यहाँ पे 2 मान लो और बी को आप 4 मान लो। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ भाई कि 2 डिवाइड करेगा 4 को। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा, आप इसके साथ बस को रिलेट करते जाओ। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि 2 डिवाइड 4 एक्स। ठीक है, अब एक्स यहाँ से कुछ भी इंटीजर डालते जाओ, ये चीज होल्ड करते। अगर सपोज करो, केस ले लूँ, एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं 2 मान लूँ, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि 2 डिवाइड्स 8। ठीक है ना, ये क्या इम्प्लाई करता है, ये चीज ट्रू है नहीं, 2 डिवाइड करेगा 8 को, क्योंकि 8 को मैं लिख सकता हूँ बी टाइम्स, यहाँ पे सी क्या लिखूंगा मैं, 4। ठीक है, वैसे ही केस व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3, ये क्या इम्प्लाई करता है कि 2 डिवाइड करेगा, अब एक्स की जगह यहाँ 3 रखा तो क्या हो गया 12। ये इम्प्लाई करता है कि मैं 12 को लिख पा रहा हूँ 2 टाइम्स इंटू 6। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 6, तो इसलिए ये डिविजिबिलिटी भी ट्रू है। इसलिए ये चीज़, हमारा जो ये रिजल्ट है, ये ट्रू है। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो वो बी के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा। ठीक ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। चलो अब सेकंड के बारे में देखते हैं। इफ ए डिवाइड बी एंड ए डिवाइड कर रहा है सी को, ये इम्प्लाई करेगा कि ए डिवाइड करेगा बी प्लस माइनस सी को। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ए बी और सी कुछ, जैसे एक मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, ए बी को भी डिवाइड करना चाहिए ए सी को। ठीक है, तो मैं ए को मान लेता हूँ कि 4 मान लेता हूँ। ठीक है, अब 4 डिवाइड कर रहा है 8 को, इसको अब बी मान लो। ठीक है, 4 को ए मान लो। ठीक है, 4 डिवाइड कर रहा है 8 को, एंड अब यहाँ पे मान लो 4 सी आप मान लो 12 को। ठीक है, 12 को डिवाइड करते गई 4, तो सी मैंने माना 12 को, ये क्या है सी है आपका, और ये क्या है ए। ठीक है, तो देखो ये चीज ट्रू है हमारी, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं ना। ठीक है, इन अब ऊपर से कंपेयर करते जाओ इनके साथ कि ये काम कैसे चल रहा है। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि हमारा ए जो है वो डिवाइड करेगा बी प्लस सी को भी और बी माइनस सी को भी। अब एक बार यहाँ पर लिख लो, बी प्लस सी क्या होगा, बी 8, और यहाँ पे 20, और बी माइनस सी क्या होगा, यहाँ पे बी माइनस सी क्या होगा, 8 माइनस 12 क्या हो गया, -4। ठीक है, तो अब ये इम्प्लाई करेगा, पहले तो मैं बताता हूँ कि ये जो है हमारा बी प्लस सी को डिवाइड करने को कह रहा है, तो देखते हैं करेगा। 4 डिवाइड 20। ठीक है, ये 20 क्या आ गया, बी प्लस सी, और 4 क्या हमारा था, ए था। ठीक है, नहीं ए डिवाइड बी प्लस सी, और एंड ए डिवाइड बी माइनस सी भी, ये क्या था, ए डिवाइड बी माइनस सी क्या था, -4। 4 -4 को भी डिवाइड करा, 4 20 को कैसे डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हम 20 को लिख पा रहे हैं। ठीक है, ये 20 था, इसको लिख पा रहे हैं 4।
4 × 5, ठीक है, ये क्या इंटीजर है ना, तो इसको ऐसे लिख पा रहे हैं। और यहाँ पे भी हम लिख पा रहे हैं -4 = 4 × -1, ठीक है। तो ये चीज भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और इस तरह से आप कोई भी, पहले आपका शर्त ये है कि ए डिवाइड करना चाहिए बी को और ए सी को डिवाइड करना चाहिए। इसका ये इम्प्लाई करेगा कि ए डिवाइड करेगा बी प्लस माइनस सी को, ठीक है। यहाँ पे ये बी माइनस सी था, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट भी हो गया, ठीक है। इसमें नंबर थ्योरी में यही है कि आपको एग्जाम्पल से लेकर जितना आप करोगे तो उतना आपको चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई होंगी। ओके, चलो अब नेक्स्ट रिजल्ट की ओर चलते हैं थोड़ा। और ये थर्ड रिजल्ट जो डिविजिबिलिटी पे क्या कहता है कि अगर ए डिवाइड करेगा बी को एंड बी अगर डिवाइड करेगा सी को, ये क्या इम्प्लाई करता है कि ए डिवाइड करेगा सी को, ठीक है। ऑलराइट, तो क्या तो ए बी को डिवाइड कर रहा है, हम यहाँ से ले सकते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके, देखो कंपेयर करना है बस। 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, ठीक है, नहीं इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, ठीक है। एंड बी सी को डिवाइड कर, बी क्या है 4, 4 किस किस को डिवाइड करता है, 8 को करता है, 12 को करता है, 16 को करता है, ठीक है। तो चलो आप एक काम करो, यहाँ पे 16 ले लीजिए। तो अब ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो हमारा ए जो है वो सी को भी डिवाइड करेगा, तो ठीक है। ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो ठीक है ए सी को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 हमारा डिवाइड कर रहा है किसको, 16, ए है, ये सी है, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, ये चीज़ भी ट्रू रहेगी। अब और चलो कर लेते हैं। अब मैं बोलूँ 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, ठीक है, इसको ए मान लो, ये 1, ये सेकंड एग्जांपल, ए क्या है 6 है, 3 है, और बी मैंने ले लिया 6 को। एंड अच्छा यहाँ पे ले लो आप, यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा क्योंकि बी है, बी डिवाइड करता है किसको, यहाँ पे ले लो आप 24 ले लो, होता है ना 6 4 का 24, 24 मल्टीपल है ना 6 का, तो ऑब्वियसली 6 डिवाइड करेगा 24 को। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि हमारा 3 डिवाइड करेगा 24 को, ये ए है, ये सी है, ठीक है। अब जैसे 2 यहाँ पे 16 को डिवाइड कर रहा था, तो हम लिख पाए 16 को इक्वल टू, तभी वो होता है ना डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 × 8 16, तो इसको भी, ठीक है। इसमें हम 24 को लिख पा रहे हैं क्या, 3 × कितने का होता है 24, 8, 8 3 का 24, इसलिए ये रिजल्ट में आप कोई भी एग्जांपल लेके आके देख सकते हैं कि ये चीज़ ट्रू होगी, ठीक है जी। तो अब हम थोड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GCD। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि GCD क्या कहता है कि GCD ऑफ 2 इंटीजर्स ए एंड बी, और 2 इंटीजर्स A and B is defined as a positive integer B such that, फर्स्ट क्या कहता है, हम ऐसे लिखते हैं इसको, B इज इक्वल टू, GCD को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A, ठीक है। तो पहली बात क्या कहता है कि जो D होगा वो डिवाइड करना चाहिए A को, एंड जो D होगा उसको B को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। B का भी डिवाइजर होगा, A का भी डिवाइजर होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, if,
ठीक है नहीं। अब मैं बोलूँ कि जैसे एग्जांपल हो गई, अब ए ले लूँ मैं 4, बी ले लूँ 2, तो ए को भी डिवाइड करना चाहिए, ए को भी डिवाइड करना चाहिए, बी को भी डिवाइड करना चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन सा डिवाइजर होगा, तो वो क्या होगा। तो आप सिंपली क्या क्या करो कि आप डिवाइजर लिख लो पहले। ए इज इक्वल टू 4 के डिवाइजर कौन होंगे, +-1 +-2 +-4, ठीक है। और बी के डिवाइजर +-1 +-2। अब सबसे बड़ा और कॉमन डिवाइजर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इसलिए जीसीडी डी क्या आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हम इस केस में हमारा D2 आ गया। अब चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने फाइंड करना है, जीसीडी निकालना है 3 और 6 का, ठीक है। तो आप इस केस में देख सकते हो कि जीसीडी 3 और 6 का क्या है। आप पहले 3 के डिवाइजर लिख लो, 3 के डिवाइजर आएंगे +-1 +-3, और डिवाइजर्स ऑफ 6 +-1 +-2 +-3 +-6। तो अब सबसे बड़ा डिवाइजर कौन सा है, और दोनों में कॉमन, ठीक है। तो लिखते हैं जीसीडी ऑफ 3 एंड 6 इक्वल टू 3, ठीक है नहीं। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो 3 है वो डिवाइड करेगा जो डी है, ये फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट कही ना, इसमें डी डिवाइड करेगा दोनों नंबर को, जो जीसीडी होगा वो दोनों को डिवाइड करेगा। 3 3 को डिवाइड करेगा, एंड 3 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ इसलिए कही थी उसने कि ठीक है ना, ये डिवाइड कर रहे हैं। और जो हमारा जीसीडी अगर 4 और 8 का लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 और 4 डिवाइड 4 एंड 4 डिवाइड 8, ठीक है जी। तो इस तरह से हमें जीसीडी फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम थोड़ा कर लेते हैं अपना नेक्स्ट, ठीक है। और इसके जीसीडी के 2 पॉइंट थे। पहला क्या था कि जो जैसे डी इज इक्वल टू जीसीडी होगा ए और बी का, ठीक है। इसमें डी डिवाइड करेगा ए को, एंड डी जो है हमारा बी को भी डिवाइड करेगा। तो सेकंड पॉइंट था इफ सी इज एनी इंटीजर such that c divide a and c divide b, then c जो जीसीडी है उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने ले लिया जीसीडी लिया था मैंने, जैसे लास्ट पेज में 3 और 6 का जीसीडी में बोला था क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो अगर 3 को कोई नंबर डिवाइड करेगा, अब 3 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 3 के डिवाइजर के, डिवाइजर के हैं 3 के, 3 +-3 या +-1, ठीक है। तो अगर मैं +1 इसका डिवाइजर एक मान लेता हूँ, सी को क्या मान लेता हूँ, +1, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर सी को मैं 1 ले लेता हूँ, तो सच दैट यहाँ से आप देखिए सी ए को डिवाइड करेगा, ठीक है, 1 3 को डिवाइड करेगा, और 1 जो है वो हमारा 6 को भी डिवाइड करेगा। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि क्या, सी डिवाइड ए, ये सी, ये बी। अब बोलता है कि सी जो डिवाइड करेगा डी को, तो डी क्या था हमारा, ये क्या था, डी था। तो ठीक है, देखते हैं करता है। तो ठीक है, 1/3, तो ठीक है ये भी करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो हमारा रिजल्ट है ये ट्रू है, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ किन्हीं भी 2 नंबर का जीसीडी लेके चेक कर सकते हैं। ओके, तो
क्या है कि थोड़ा और देख लेते हैं हम जीसीडी जैसे। ठीक है, तो हम जीसीडी निकालना है 0 10 का। तो ये क्या होगा? अब 0 10 का तो हम जीरो के डिवाइजर लिखते हैं पहले। डिवाइजर लेते हैं ना, जीरो। डिवाइजर मतलब जो जीरो को डिवाइड करे। तो जीरो को कौन कौन से डिवाइजर होंगे? +-1, +-2, +-3। ठीक है नहीं, हर कोई इंटीजर जीरो को डिवाइड कर देगा। क्योंकि देखो ना, हम बोलते हैं ना 1 डिवाइड 0, क्योंकि जीरो कैन बी रिटन एज 1 × C को हम जीरो मान लेंगे। ठीक है ना? अब 2 डिवाइड 0, अब बिकॉज जीरो कैन बी रिटन एज 2 × 0। ठीक है, ऐसे ही करते थे डिविजिबिलिटी, बोलते हैं डिवाइजर है या डिवाइड करता है। तो जीरो के डिवाइजर ले लिए, अब डिवाइजर लेंगे 10 के डिवाइजर लेंगे। उसके आगे +-1, +-2, +-5, +-10। तो सबसे बड़ा और कॉमन डिवाइजर क्या आ गया? +2। ठीक है, जस्ट वेट वेट वेट, थोड़ा मैंने गलत कर दिया। इसमें क्या आएगा? जैसे यहाँ पे ये डिवाइजर है सारे, तो ग्रेटेस्ट कॉमन तो फिर यहाँ तक जाएगा +-6, चलते चलते +-10। ठीक है, आगे चलता जाएगा। सबसे कॉमन डिवाइजर और बड़ा डिवाइजर तो ये आएगा इसमें। ठीक है, इसलिए मैं लिख दूंगा कि GCD ऑफ 0 and 10 = क्या आएगा? 10। ठीक है, अब थोड़ा हम नेक्स्ट क्लास में जो है और आगे चलेंगे इस पे। जीसीडी के बाद हम लिनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन पढ़ेंगे, और जो आगे कॉन्ग्रुएंसीज वगैरह नंबर थ्योरी में जो भी होती है। और बेसिक यही है हमारा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा आपके लिए थोड़े जीसीडी के और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बने रहें। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।